वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ एकेडमी। आज हम लोग सीटेट पीवाईक्यू दिसंबर 2019 का करेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हम लोग पेपर लेकर के आए, उसके बाद हम लोग करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप अवस्था पर दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे उनके 3 चरण थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो जिसमें अच्छा होना वो परंपरागत होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा इसमें आदान प्रदान और परंपरागत। तो ये आपका चौथा ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखते हैं उसमें क्या आदान प्रदान हो रहा है। नूर क्या कहती है कि हमको लंच चाहिए आपका और जो है आप मेरे साथ लंच करो। तो इसमें क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि परंपरागत के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपके सामने में। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो भैया इसमें विभिन्न लिंगों की जब भी बात हो, एक लिंग की बात ना हो, विभिन्न लिंगों की बात हो, तो यहाँ पे हम लोग लैंगिक रूढ़वादिता बोलते हैं, यानी कि 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। या जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है, या जेंडर रूढ़वादिता को समाप्त करता है, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए जो है, अगर कहानी में शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को कम करती है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि माता ही घर का काम करेंगी, पिता घर के कार्यों में। तो यहाँ पे क्या रूढ़वादिता जो होती है कि नहीं अब माता घर पे काम करेंगी और पिता जो रहेंगे वो बाहर कार्य करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे के लिए ये रूढ़वादिता को समाप्त करती है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, बायोगैस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे बायोगैस्की ने कहा कि जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो क्या होता है, इसे समझना है। खोजपूर्ण अधिगम होता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, पाड़ होता है, या मतलब जो है सपोर्टिंग इसे बोलते हैं, या तो व्यक्ति निष्ठता होती है। तो जब भी हम किसी का सहयोग करते हैं, कोई टीचर उसका सहयोग करता है या कोई भी, तो उसमें हम लोग इसका फोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 4th क्वेश्चन के बाद में 5th क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि के विकसित होता है। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार में हम लोग ये समझ लेंगे, जीन पियाजे ने 4 चीज़ें बताई। जीन पियाजे ने 4 चीज़ें बताई हैं, उस पर हम लोग करेंगे। तो जीन पियाजे ने क्या क्या बताया है, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो पूर्व संक्रियात्मक होता है उसमें बच्चा 2 साल से लेकर के 0 से लेकर के 2 साल तक होता है पूर्व। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, संवेदी चालक अवस्था आता है, यानी कि 2 से 5 साल के बीच में। फिर 5 साल के बाद में 6 से 11 साल तक वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, और उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 के बाद। तो यहाँ पे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था की बात करेंगे, तो अवस्था की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये तर्क वाले क्वेश्चन को कर सकता है, यानी कि 3rd ऑप्शन इस करेक्ट होगा। यहाँ पे
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें उसको तर्क बुद्धि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6th क्वेश्चन, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो भैया लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लियो वेस्किती, अल्बर्ट बंडूरा। यहाँ पे बताया कि बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक, जब भी सामाजिक प्रक्रिया आएगी, ध्यान देना, तो सामाजिक प्रक्रिया हमेशा वायस्की द्वारा हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निहितार्थ, अच्छा छठे में एक चीज़ और जान लेगी, अगर नैतिक कोई बात आती है, नैतिक बात होगी तो क्या हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था जिसमें, तो लेवास्की हो जाएंगे। और अगर बच्चे के संज्ञानात्मक की बात होगी तो जीन पियाजे। ये 3 पॉइंट याद के लिए, संज्ञानात्मक के लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक के लिए हम लोग बात कर लेंगे तो जीन पियाजे हो जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग नैतिक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएंगे। और अगर हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो लियो वायस्की हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे कोई तार्किक व्यवस्था तो हो नहीं सकती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 से 8 क्लास बच्चा, यानी कि वो जो है 11 से उम्र से प्लस होगा। तो 11 से उम्र से प्लस होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोला गया, तार्किक बहस के प्रयोग को हस्तोत्साहित गलत हो जाएगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी जिसे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे की जो तार्किक क्षमता होती है वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो तुलना करना, लॉजिकल चीज़ें को समझ जाता है, करना चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8वां क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? भैया क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो 8 विशेषताएं होती हैं, जिसमें तार्किक बुद्धि वाले जो होते हैं वो, भैया इसमें दिया है ऑप्शन, पहले पढ़ेंगे तो ध्वनि, ताल तथा शब्दों की, ये तो हो नहीं सकता है। दृश्य स्थानिक परिवेश के सटीक के रूप में, ये भी नहीं। संगीतमय व्यक्तियों की आवाज़ में, ये भी नहीं। हाँ, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 9th क्वेश्चन पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा विप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? अगर समाज की बात होती है, सुनिएगा, अगर समाज की बात हो रही है तो समाज की बात में समाजीकरण होगा, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, और मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है।
चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखो मानव विकास की आनुवंशिकता की बात हो रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर? तो इसमें होना चाहिए परिवेशीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित। एक व्यक्ति आ गया तो गलत हो जा रहा है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता है, जहाँ पे निगेटिव आ गया तो निगेटिव बाई निगेटिव गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता, गलत, ये भी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोला गया आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि 10th का 4th ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्राप्ति की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान के उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो भैया एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो जहाँ पर केवल ऑप्शन लग जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या नहीं वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नहीं दिया है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता है। अब फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने देखा कि 9th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और 10th का फोर्थ, 11th का फर्स्ट, इस तरीके से हम लोग इसको कर ले रहे हैं। ऐसा बैक वाले में भी लगवा दें, नहीं तो कहोगे कि टिक नहीं लगवाया कैसे क्या है। तो पहले में नूर वाले में भाई, यहाँ पे नूर वाले में क्या है, विनिमय यानी कि आदान प्रदान। सेकेंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। और थर्ड वाले में क्या बोला गया कि ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। और उसके अनुसार जब एक वयस्क के निष्पादन के वर्तमान स्तर को समझे तो ये पहाड़, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ के रूप में। इस तरीके से हमने आपके बताए। यहाँ पे पांचवें में हमने बता ही दिया था मूल संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि थर्ड हो जाएगा। और छठे में हमने बता ही दिया आपका क्या हो जा रहा है, जीन पियाजे हो जा रहे हैं। नहीं, छठे में क्या बताया था, लियोवैत्किस की बताया था। क्यों, सामाजिकरण में ये ध्यान रखना, हमने बताया कि नैतिक बात की जाएगी तो लॉरेंस, संज्ञात्मक बात की जाएगी तो जीन पियाजे, और अगर सामाजिक बात की जाएगी तो लियो वायोत्स्की हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 7th वाले में। तो 7th वाले में भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन आपका, जहाँ पे केवल लग रहा है गलत ही हो जा रहा है। पहला, बहस को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत है। ऐसी समस्याएं प्रश्न जिस गलत है। एक उदाहरण को पढ़ाने के लिए केवल मूल शब्द, गलत है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। और 8वें वाले में क्या हो जा रहा है, 8वें वाले में चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब आगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे, 12 तक हो चुका है, अब हम लोग 13वें क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए,
विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगी आयोजित करना चाहिए और विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझेंगे। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों में बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे निम्न स्तरीय की बात हुई। फिर इस रूढ़वादी एवं प्रामाणिक रूढ़वादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या इस प्रकार के सर्व नहीं, अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करें, ऑप्शन पहला गलत हो जा रहा है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, जिससे ये रोल मॉडल से क्या पता चलेगा कि वहाँ के लोग ये सब भेदभाव नहीं करते थे। यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता, अशक्त अधिकर्मकताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो भैया देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहला ऑप्शन, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15th का क्या है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता रखता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई है उसको, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है उसका, और चौथा ऑप्शन है पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने की कठिनाई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पे बात करेंगे। तो इस पे हमारा क्या हो जा रहा है, अच्छा ऑप्शन क्या है, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले। तो भैया इसमें थर्ड ऑप्शन लग रहा है, क्या आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन? अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। इसमें 13 वाले में क्या हो जा रहा है, जो मैंने बताया था, तो 13 वाले में भैया आपका उदाहरण यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जा रहा है। 14 वाले का मैंने क्या बताया है, तो 14 वाले का पहला ऑप्शन बताया गया है। ठीक है, तो अच्छा मैं ऑप्शन के साथ में टिक इसलिए नहीं लगाता हूँ कि आपका केवल क्या हुआ कि आपने पूरा क्वेश्चन सुना नहीं और आंसर दे दिया। पूरा क्वेश्चन सुना नहीं और आपने ऐसे आंसर दे दिया, इसलिए मैंने इसका टिक नहीं लगाया। अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या बोला गया है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। भैया पहला ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नकल करने पर दबाव डालना। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक
विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। तो इसमें भैया देखिए विशिष्ट अधिगम जो होता है, विशिष्ट अधिगम, जैसे अगर बच्चा कमज़ोर है तो उस पर हम लोग क्या, उस पर हम लोग अपने तरफ से विशेष तरीके से अधिगम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी सीखने की क्षमता बढ़े, और जब सीखने की क्षमता बढ़ेगी तभी वो सुधर सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। भैया सृजनात्मक विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित करना है तो समझिए, अपसारी चिंतन पे बल दे करके, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व करके, और विद्यार्थियों को जोखिम लेने में चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित कर। देखो सृजनात्मक जब होता है तो यहाँ पे बोला गया है कि थर्ड ऑप्शन, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, यानी कि प्रोत्साहित करो, और भैया प्रोत्साहित करने के बाद में मूल विचारों को महत्व दो। तो यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां है, बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो सार्थक अधिगम का पक्ष जो लेता है वो क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि, केवल वर्ड आएगा तो ये तो गलत ही हो गया। चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति बच्चा सरोकार रखना। तो यहाँ पे देखो कक्षा में सार्थक अधिगम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले में क्या बोला गया है कि परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से बच्चा थोड़ा सुधर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पुरस्कार का बढ़ावा दोगे तो कोई दिन पुरस्कार का बढ़ावा, कितना आप पुरस्कार देते रहोगे, ये भी गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल व्याख्यान, गलत हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन विषय वस्तु वाला सही है। बोला गया विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 18 क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, हो गया था 18, 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या का समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्रियात्मक अनियमितता एवं वस्तु के केवल वर्ड लग गलत हो जा रहा है। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, कोई चीज़ लिमिटेशन, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, तब जाकर के उसको हम सही कर पाएंगे। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है, तो 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा।
और चौथा ऑप्शन है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। देखो यहाँ पे प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो नहीं के लिए हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो बच्चों के अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण सब सही है। दिए गए अंतर को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण और संवाद एवं परिचर्चा। यानी कि यहाँ पे क्या प्रोत्साहित करना, ये गलत है। यानी कि पहला अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाना, ये गलत हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने ना वर्ड है, ध्यान देना, वाले बच्चे से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। भैया ध्यान न देने वाले बच्चे से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई डांटे, अगर बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, स्टूडेंट, उससे कोई डांट नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। तो जो यही है डांटने वाला, यही क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि ध्यान न देने वाले बच्चों किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं, तो बच्चों को कक्षा से नहीं, बिल्कुल गलत, डांटना भी गलत हो जाएगा। और अरुचि का कारण जानने की गलत करना, यानी कि यहाँ पे थर्ड, उसकी क्यों रुचि नहीं है उसमें, तो इस क्षेत्र में 21वां का थर्ड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और उस पर कॉन्सेप्ट को लगाओ, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो तभी आगे हम लोग कर पाएंगे। ये सब कॉन्सेप्चुअल है और इसमें आपका सेंस यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। देखो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ये जो है इम्पोर्टेंट है 22 का। थर्ड 23 का क्या बोल रहा है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत के संरचनाओं के करते इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को डांटने में हस्तक्षेप। गलत, सारे गलत हो जा रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रियाशील है। इसका आप लोग 24 का आंसर देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन। 25 क्या है, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो विद्यार्थी को अभिरुचि, दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे चारों चीज़ हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
तो इसमें लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन और प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, यानी कि पहला सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये सही हो जाएगा। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये सही हो जाएगा। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। क्यों गलत है? देखिए, दंड देना गलत हो जाएगा, क्रिया उद्दीपन वाला है, यहाँ पे प्रतिक्रिया आप उस पर रिएक्शन देंगे वो भी गलत हो जाएगा। और लगातार अभ्यास करना तो सही है, लेकिन किसी चीज़ को हमको रटना नहीं है, स्मरण नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे ये आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाए। तो बचा कौन सा? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबोधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, इस स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न है? तो भैया यहाँ पे अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति होती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। या एक बच्चे के 2 रूप में पैदा होते हैं। दूसरा चौथा बोला गया कि यह बच्चे के शून्य रूप से शुरुआत करते हैं, उनके पूरे के पूरी तरह निर्धारित किए जाते हैं। नहीं, इसमें जो दिया गया है सेकेंड ऑप्शन कि भैया समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। 29 क्वेश्चन में कह निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा होती है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? प्राथमिक, द्वितीयक, मध्य या मनोवैज्ञानिक? तो देखिए, सबसे पहला आपका प्राथमिक जो ज़रूरत है वो परिवार होता है, यानी कि प्राथमिक एजेंसी इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा आपका सीडीपी का 2019 का दिसंबर का सीटेट का पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ। अब अगले नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पीवाईक्यू सीटेट का सीडीपी का। अब सारे क्वेश्चन पे एक बार जितने भी क्वेश्चन है उसको फिर से देख करके उस पे ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, जिससे आप लोग उसको कर ले जाओ। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कल सीडीपी की दूसरी क्लास जो कि पीवाईक्यू की ही होगी। 27 में बोला गया था, तो ये फर्स्ट हो जा रहा है इसमें। और 26 वाले में आपका फर्स्ट हो जा रहा है, 25 में आपका फोर्थ ऑप्शन हो जा रहा है, 24 में फोर्थ ऑप्शन हो जा रहा है,
ऐसे 20 वाले में बात करेंगे तो 20 वाले में आपका फर्स्ट हो जा रहा है, 21 का थर्ड, 22 का जो है फर्स्ट हो जा रहा है, 23 का क्या हो जा रहा है फर्स्ट। ऐसे नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे 16, 17, 18 का। तो 16 वाले में बोला गया समावेशी कक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो पेपर टेस्ट होना चाहिए, ग्रेड प्रियस बिल्कुल नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी के, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जा रहा है इसमें। फिर 17 वाले में बात करेंगे तो 17 वाले में सृजनात्मक बोला गया है कि विद्यार्थियों की किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन से प्रोत्साहित कर सकते हैं। 18 वाले में बोला गया है तो 18 वाले में फोर्थ ऑप्शन हो जा रहा है। 19 वाले में हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन हो जा रहा है। ऐसे ही इसको कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको पूरा समझेंगे, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग अब आगे नेक्स्ट हम लोग करेंगे। पूरा कंप्लीट हो गया CTP, खूब अच्छे से इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना। फिर अगले हम आपको मैराथन देंगे पूरा इस PYQ का, जिसमें सारे सब्जेक्ट, जिसमें आपका CTP, हिंदी, इंग्लिश, साथ साथ में जो संस्कृत ले रहा है उसका संस्कृत भी, जो हिंदी सेकंड ले रहा है हिंदी सेकंड भी, सब साथ में ही पूरा पेपर ले लेंगे, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। सामाजिक विज्ञान जो ले रहा है यानी कि SST वो ले रहा है उसको क्लियर कर देंगे, और साथ में जो मैथ और साइंस ले रहा है उसका कर देंगे। तो आप लोग जो है आगे ऐसे ही इस चैनल पे विश्वास बनाए रखिए। सिद्धार्थ एकेडमी आपके साथ हमेशा रहेगा। और 6 सितंबर आपका CTET का पेपर है, आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। आपके पास में केवल 60 दिन ही बचे हुए हैं, तो मन लगा कर करें। इधर आप लोग 20 दिन में पूरा PYQ कर लें, जिससे PYQ आपका एकदम अच्छे से हो जाए। फिर नोट्स आपको दिए जाएगा।